हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के बारे में बताऊंगा। उसकी जो कंप्लीट ट्रीटमेंट है, उसका काजेज़ क्या है, क्यों होता है। ठीक है, तो मैं आज इस वीडियो में आपको उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। उससे पहले आप मेरे अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। ठीक है, अब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या होता है? जब जिस्म में कीटोन बॉडीज़ बढ़ जाती हैं। कीटोन बॉडीज़ क्यों बढ़ती हैं? क्योंकि जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, फैट मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। फैट मेटाबॉलिज्म के नतीजे में क्या हो जाता है, जिस्म में कीटोन बॉडीज़ बढ़ जाती है। और कीटोन बॉडीज़ के बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है, जिस्म में मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है। और यहाँ पे जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा वो क्या होगा, इंक्रीज इन गैप वाला एसिडोसिस। सिंपली क्या है, इंसुलिन जब डिक्रीज़ हो जाता है तो कार्टिसोल, कैटाकोलामाइन और ग्लूकागॉन बढ़ जाती है। और वो क्या कराती है, फैट का मेटाबॉलिज्म करवाती है। जब फैट मेटाबोलाइज होगा तो उसमें क्या बनेगा, एसिटो एसीटेट बीटा ऑक्सी ब्यूट्रेट बनेगा। ये कीटोन बॉडीज़ है जो ब्लड में भी बढ़ जाएंगी और यूरिन में भी इंक्रीज होंगी। अच्छा, उसके अलावा इसमें क्या होता है, ओरल जो है पोटेशियम की डिफिशिएंसी हो जाती है। क्योंकि एक तो जब इंसुलिन का मेन काम होता है पोटेशियम को सेल के अंदर शिफ्ट करना। ठीक है, जब इंसुलिन डिफिशिएंसी हो जाती है तो एक तो इंट्रासेलुलर शिफ्टिंग कम हो जाता है और ऑस्मोलरिटी बढ़ने की वजह से जो इंट्रासेलुलर जो भी पोटेशियम होंगे वो सारे क्या ब्लड में आ जाएंगे, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर में आ जाएंगे। तो इस वजह से इंट्रासेलुलर जो है पोटेशियम डिफेक्ट हो जाता है। ठीक है, भले आपके जिस्म में जो है ब्लड में जो है पोटेशियम नॉर्मल ही होते हैं। ठीक है, पर ओवरऑल जो है पोटेशियम का क्या होगा, पूरे जिस्म में बॉडी में क्या डिफेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो इंट्रासेलुलर से शिफ्ट होकर एक्स्ट्रा सेलुलर में आएंगे और वहाँ से वो है यूरिन के ज़रिए पास हो जाएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हुआ है, यूरिन के थ्रू पोटेशियम लॉस हो रहे हैं। तो जिस्म में पोटेशियम ओवरऑल की डिफिशिएंसी हो जाती है। अच्छा, उसके अलावा अब क्या काजेज़ है, क्यों 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 होता क्यों है? मोस्ट कॉमन काज जो है इसमें इन्फेक्शन का है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस करवाने का। और जो नॉन कंप्लाइंस ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट सही से नहीं लेते हैं, उनमें भी मोस्ट कॉमन होता है। न्यूली डायग्नोस्ड केस हैं उनमें भी होता है, क्योंकि जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उसमें कीटोन अपना डायबिटिक कीटोएसिडोसिस ज़्यादा होता है, चांस उसमें ज़्यादा होता है। और वो डायग्नोस ना हो तो फिर जो हॉस्पिटल में प्रेजेंट करते हैं मोस्टली जो है न्यूली केस वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की वजह से प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं वो भी करवाती हैं, जैसे है अपना एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है, थायराइड डायूरेटिक्स है, बीटा एगोनिस्ट है, स्टेरॉइड, ये भी क्या करवाते हैं, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस करवा सकती हैं। ये प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हैं। अच्छा, इसमें फ़ीचर क्या होगा, एक दो तीन तो कॉमन फ़ीचर होते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से पॉलीयूरिया हो गया, पॉलीडिप्सिया हो गया, पॉलीफेजिया हो गया। अच्छा, उसके अलावा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में एब्डोमेन पेन होगा, रेस्पिरेशन बढ़ी हुई होगी, रेस्पिरेशन जो है कॉस्मोल रेस्पिरेशन होगी, यानी उसकी वो डीप ब्रीथ में क्या एसीटोन की स्मेल आएगी। और पेशेंट जो है मोस्टली डिहाइड्रेटेड होगा। ठीक है, उसके अलावा इसमें सोडियम का जो ओवरऑल जो है मिक्तार तो नॉर्मल होगा, पर फॉल्सली हमें जो है यूरिन में या यूसी में क्या मिलेगा, लो मिलेगा। क्यों लो मिलेगा? क्योंकि जब ग्लूकोज ब्लड में बढ़ जाता है तो वो क्या है, पानी को या सॉल्यूट को क्या अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो जैसे वो सॉल्यूट जो है वो ब्लड वेसल्स में बढ़ जाएगा तो वो सोडियम की कंसंट्रेशन को कम कर देगा। वैसे सोडियम का अमाउंट टोटल नॉर्मल होगा पर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
जैसे हमने प्रेगनेंसी में पढ़ा है, HP तो नॉर्मल होती है, पर वॉल्यूम के नतीजे में क्या हमें जो है वो कम नज़र आती है। ओवरऑल जिस्म में HP क्या होती है, नॉर्मल होती है। अच्छा, ये इसके फीचर्स हैं। अब डायग्नोसिस कैसे बनेगा? डायग्नोसिस हम जो है, एक तो उसका ब्लड ग्लूकोज, ठीक है, ये 3 चीज़ें जो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये अगर इस रेंज में हो तो फिर उसको कंफर्म किया है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है। एक तो ब्लड ग्लूकोज, ठीक है, उसके अलावा कीटोन बॉडीज़ और बाइकार्बोनेट। अगर ब्लड ग्लूकोज 200 से ऊपर हो, ठीक है, और कीटोन बॉडीज़ जो है 3 मिलीमोल से ऊपर हो, या 2+ जो है कीटोन यूरिया में हो, यूरिन में 2+ आ रहा हो, और बाइकार्ब जो है 15 से नीचे हो जाए। वैसे नॉर्मल तो बाइकार्ब की वैल्यू है 22 से लेके 26 तक। अगर 15 से नीचे हो और वेनस pH जो है 7.3 से क्या हो जाए, कम हो जाए, ये तीनों चीज़ें अगर आपको मिलती हैं तो मीन्स उसको क्या है, कंफर्म डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है। अच्छा, ये सीडो हाइपोन्यूट्रिमा मैंने आपको पहले भी बता दिया है, क्योंकि ये ग्लूकोज की वजह से आर्टिफिशियली क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, वैसे होता नॉर्मली है। अच्छा, उसके अलावा मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट पहले तो हम इसको फ्लूइड रिप्लेसमेंट देंगे। अच्छा, फ्लूइड रिप्लेसमेंट से पहले हमें पता कैसे चलेगा कि इसको इतना फ्लूइड लॉस हुआ है, डिफेक्ट हुआ है? अगर आपका जो pH, जो भी पेशेंट है उसका pH 7.1 या उससे अबोव है, तो मीन्स उसको है मॉडरेट, माइल्ड टू मॉडरेट डीके है, और उसका फ्लूइड डिफेक्ट जो है 5% तक होगा। अगर 7.1 pH से कम है तो फिर वो सीवियर डीके आ गया, उसमें फ्लूइड लॉस जो है 10% से ज़्यादा डिफेक्ट है। अच्छा, मोस्टली जो है डीके में जो वॉल्यूम जो है तकरीबन 5 से 8 लीटर तक क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा आप और क्या पढ़ेंगे, कैसे कौन सा फ्लूइड देना चाहिए? तो 0.9% सोडियम क्लोराइड देंगे, ठीक है। अगर 250 से जगह कम हो जाए अपना ग्लूकोज, तो फिर हम उसको क्या देंगे, फिर उसको 10% ग्लूकोज देंगे, ठीक है, अलॉन्ग साइड विथ 0.9% सोडियम क्लोराइड। और किस अमाउंट में देंगे? 125 ml पर आवर के हिसाब से देंगे अलॉन्ग द नॉर्मल सलाइन, ठीक है। अब कैसे कैसे करेंगे फ्लूइड को? तो पहले 1 घंटे में 1 लीटर देना है इनिशियली, ठीक है। फिर दूसरा लीटर जो है वो नेक्स्ट 2 आवर में देना है। फिर तीसरा लीटर, उससे आगे 2 आवर होंगे उसमें देंगे। फिर ऐसे उससे नेक्स्ट फिर 1 लीटर 4 घंटे में देंगे। उससे आगे फिर 4 घंटे में, और फिर 6 घंटे में 1 लीटर देंगे। अच्छा, इसमें जो पहला जो 1 लीटर नॉर्मल सलाइन लगेगा उसमें हम पोटेशियम ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद बोलस देने के बाद जो भी हम नॉर्मल सलाइन देंगे 1 लीटर, उसमें 40 मिलीमोल क्या पोटेशियम ऐड करेंगे। कब? जब उसका जो है जो पोटेशियम का रेंज है वो 3.5 से लेके 5.5 तक आ रहा हो तो, ठीक है। अगर इससे कम है तो फिर मैं वो आगे बताऊंगा, ठीक है। तो इस रेंज में अगर आ रहा है तो हम ऐड कर देंगे। वैसे ये तो नॉर्मल वैल्यू है, पर जो डायबिटिक कीटोएसिडोज में ओवरऑल डिफिशिएंसी हो जाती है ना पोटेशियम की इंट्रासेलुलर की वजह से, तो इस रेंज में भी हम उसको ऐड करेंगे पोटेशियम को, ठीक है। उसके अलावा ये फ्लूइड का हो गया सब कुछ। फ्लूइड के बाद हम उसको क्या देंगे, इंसुलिन देंगे, और इंसुलिन जो देंगे वो 0.1 यूनिट पर केजी पर आवर के हिसाब से देंगे इंट्रावेनस, ठीक है।
अच्छा, अगर कोई पेशेंट पहले से ही लॉन्ग एक्टिंग ले रहा है तो जो उसका यूजुअल डोज है उस हिसाब से वो लेगा। अगर न्यूली पेशेंट है तो फिर हम उसको जो है 0.2 kg 0.25 यूनिट पर केजी के हिसाब से वंस अ डेली सबक्यूटनेसली देंगे लॉन्ग एक्टिंग बेसल, ठीक है। उसके अलावा अब क्या है, इंसुलिन कब करेंगे। इंसुलिन मोस्टली जो है इंट्रावेनस जो फ्लूइड जो है रिससिटेशन के 1 से 2 घंटे के बाद हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इसमें जो है इंसुलिन का जो इन्फ्यूज़न होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड रेट होगा, जो मैंने पहले बताया 0.1 यूनिट पर केजी पर आवर के हिसाब से। इसमें स्लाइडिंग स्केल यूज़ नहीं होगा है, फिक्स्ड रेट पर देंगे, ठीक है। 0.1 यूनिट पर केजी पर आवर के हिसाब से, जो भी उसका बॉडी वेट हो उस हिसाब से। तो यहाँ पे एक सिंपल सा हमने मिक्सचर बनाया है, ठीक है। उसमें क्या होगा, 50 यूनिट ऑफ इंसुलिन को ऐड करेंगे 49.5 ml नॉर्मल सलाइन में, तो ये दोनों मिलाकर 50 ml बन जाएगा, ठीक है। तो अब 50 ml में हमने 50 यूनिट डाला है, तो यानी 1 ml में 1 यूनिट इंसुलिन का होगा। तो इस हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। अगर 0.1 यूनिट पर केजी है, जैसे 60 kg किसका वेट है, तो उसको क्या है 1 घंटे में 6 यूनिट देना चाहिए 1 घंटे में। तो हम उस हिसाब से उसको ml देंगे ताकि वो 1 घंटे में 6 यूनिट तक कंज्यूम कर सके। अच्छा, उसके अलावा अगर इसका जो मैं पहले भी बताया ग्लूकोज ड्रॉप हो रहा है 250 से नीचे आ गया, तो फिर हम साइड में क्या 10% डेक्सट्रोज भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और द रेट एंड्रोन इंसुलिन। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, आहिस्ते आहिस्ते इंसुलिन का रेट भी क्या कम कर देंगे। वो किस तरीके से 0.05 यूनिट पर केजी के हिसाब से आहिस्ते आहिस्ते रेट को कम करेंगे ताकि उसको हाइपोग्लाइसीमिया ना हो, ठीक है। उसके अलावा अब पहले भी बताया फर्स्ट 24 आवर में पोटेशियम का जो वैल्यू जो है, अब पोटेशियम के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट 24 आवर में पोटेशियम की वैल्यू जो है 5.5 से ऊपर है, तो फिर उसको पोटेशियम के देने की ज़रूरत नहीं है। अगर 3.5 से लेके 5.5 तक आ रहा है तो फिर 40 मिलीमोल पर लीटर, हर लीटर में 40 मिलीमोल ऐड करेंगे। अगर 3.5 से भी नीचे है तो फिर हम इंसुलिन को स्टॉप कर देंगे और सीनियर से कांटेक्ट करेंगे, वो आगे क्या मशवरा देगा उस हिसाब से फिर करेंगे। अच्छा, इसके अलावा हम जो है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में लो वेट हेपरिन भी देंगे, क्योंकि जब एसिडोसिस होगा तो उसमें थ्रोम्बो एम्बोलिज्म होने के चांस ज़्यादा होते हैं। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, उस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म को हमने रोकने के लिए उसको लो वेट हेपरिन ऐड करेंगे लाजमी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अगर चैनल वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, तो आगे मैं कैसे वीडियो बनाऊं जिससे आपको भी नॉलेज शेयर हो सके और मेरा भी एक्सपीरियंस हो जाए। थैंक यू।